Hello everyone, welcome to Editorial Insights, in which we discuss editorials to improve our vocabulary and comprehension skills, and we discuss 1 to 2 editorials at 10 a.m. from Monday to Friday. तो जो लोग डेली फॉलो कर रहे हैं उन्हें इसके बारे में पता होगा, लेकिन जिन्होंने अभी हमें ज्वाइन किया है, हम मंडे टू फ्राइडे डिस्कस करते हैं। और ये इसका बेनिफिट आपको तभी सबसे ज़्यादा बेनिफिट तभी मिलेगा जब आप इसको रेगुलरली फॉलो करते हैं। डेली आपको अराउंड हाफ एन आवर अपना निकालना होगा, और अगर आप थोड़ा से एडवांस लेवल पर है तो आप इसको 1.25 या 1.5x पे भी देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि आप डेली रीड करें, और उसी रीडिंग हैबिट को बनाने के लिए हमने ये शुरू किया है, ठीक है। तो आई होप ये रेगुलरली आप फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। और आप जो अगर आपने पहले वाले वीडियोस नहीं देखे, आप वो भी देख सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत रेलेवेंट है। जो वर्ड्स हम पहले कवर कर चुके हैं, ठीक है, अब वो हम कवर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इस एक्सपेक्टेशन के साथ कि अब तक आपको वो याद हो चुके होंगे। ओके, तो बैंकिंग वीडियो कोर्स पे प्रैक्टिस मॉक की वेबसाइट पे जो है डिस्काउंट अवेलेबल है। आप PM10 कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं 10% डिस्काउंट अवेल करने के लिए, और ये कोर्सेज आप सब्जेक्ट वाइज भी परचेज़ कर सकते हैं। ओके, एंड ये सब बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक सब हर टाइप के कॉन्सेप्ट्स एंड क्वेश्चंस कवर करते हैं। तो आज ही आप इसे डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। कैसे आपको ये इनिशिएटिव हेल्प करता है? आपकी एक तो रीडिंग की हैबिट बन जाएगी, रीडिंग की स्पीड बनेगी, उसके साथ साथ डिफरेंट टाइप के पैसेजेस का आपको आइडिया हो जाएगा, उनको समझने में दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली एग्जाम में आप क्वेश्चंस को टैकल करते हैं, पैसेजेस देखते हैं, और अगर रीडिंग की हैबिट नहीं हो तो टाइम ज़्यादा लगता है, और कई बार हम उतने अच्छे से समझ नहीं पाते। तो उसको एड्रेस करेगा ये। आपकी वोकैबुलरी, हम डेली इंपॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस डिस्कस करते हैं, उसके साथ साथ टोन, पर्पस एंड सेंट्रल आइडिया भी हम डिस्कस करेंगे। इसके ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो मैं बनाऊंगा, तो आप उसको बिल्कुल देख सकते हैं। अभी वोकैब की वीडियो कि आप वोकैब अपनी कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, वो भी जस्ट अभी कुछ दिन पहले अभी लाइव हुई थी, तो आप वो देख सकते हैं। उसके अलावा जब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग आएगी, तो जितने ज़्यादा आप रीड करते हैं, जितने आइडियाज़ उतने ही आइडियाज़ आपको मिलते हैं, और फिर जब आप एसे या फिर लेटर लिखेंगे तो आपको नए आइडियाज़ मिलेंगे अपनी राइटिंग को ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। उसके अलावा जब आपका मेंस क्लियर हो जाएगा, ठीक है, तो आप इंटरव्यू या GD जब उसमें पार्टिसिपेट करेंगे ग्रुप डिस्कशंस में, तो वहाँ पे आपका ओपिनियन बहुत मैटर करता है, और आपको ओपिनियन को सपोर्ट करने के लिए आपको फैक्ट्स चाहिए या आर्ग्यूमेंट्स चाहिए, और वो आपको मिलेंगी जब हम एडिटोरियल्स डिस्कस करते हैं यहाँ से। तो उसमें भी ये आपकी बिल्कुल हेल्प करेगा, ठीक है। तो करंट अफेयर्स के लिए आप GA के लिए आप करंट अफेयर्स स्टड का फॉलो कर सकते हैं। आज हम 2 एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट वन इज़ फ्रॉम द हिंदू एंड द सेकेंड वन इज़ फ्रॉम द ट्रिब्यून। तो जो फर्स्ट है, आपको पता चल रहा है, फ्लड फ्यूड। फ्यूड इज़ व्हाट? इट्स अ डिस्प्यूट बिटवीन 2 पार्टीज़, ठीक है। सो फ्लड फ्यूड के फ्लड्स के ऊपर है ये, और बिना किसी डिक्शनरी की हेल्प के आपको सिंपली रीड करना है, और फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। ओके, next okay, so the devastating floods across North India have renewed attention on the dynamic between climate change, urbanization and the infrastructural lacunae that bedevil India's large cities. अभी आपको जैसे पता ही है, नॉर्थ इंडिया में कई सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा फ्लड्स आए हैं। तो उसके बारे में कि डेवस्टेटिंग क्या होते हैं, जो बहुत ज़्यादा डैमेज कॉज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे फ्लड्स हैं, और उन्होंने दोबारा अटेंशन हमारी फोकस कर दी किस चीज़ पे? रिन्यू कर दी अटेंशन, यानी दोबारा हम अटेंशन दे रहे हैं किस पे? डायनामिक बिटवीन क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लकूने। अब किन किन चीज़ों पे फोकस? पहले तो डायनामिक बिटवीन क्लाइमेट चेंज एंड अर्बनाइजेशन। डायनामिक होता है, डायनामिक हम 2 टाइप से यूज़ कर सकते हैं, या तो हम उसको एज ए नाउन या फिर एज एन एडजेक्टिव यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डायनामिक रिलेशंस यानी कि जो टाइम के साथ चेंज हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये एक नाउन की तरह यूज़ हुआ है। यहाँ पर मतलब है कि इनका आपस में जिस तरीके से आपस में इनका रिलेशन है, क्लाइमेट चेंज और अर्बनाइजेशन का, कि क्लाइमेट चेंज हो, अर्बनाइजेशन से कैसे क्लाइमेट चेंज अफेक्ट हो रहा है, या फिर क्लाइमेट चेंज के होने की वजह से जो अर्बन जो एरियाज़ हैं उन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसकी बात हो रही है। उसके अलावा किस पे अटेंशन हमारा फोकस हुआ है? इंफ्रास्ट्रक्चरल लैकूने, दैट मीन्स गैप्स।
लेकुने होते गैप्स। अगर एक वॉल है उसके अंदर एक स्पेस है, एक गैप है, तो आप उसको लेकुना कह सकते हो, लेकुना। सो ये तो प्लूरल है, इसका सिंगुलर क्या होगा, LACUNA। ओके, तो ये लेकुना मतलब गैप। तो ऐसे इन चीज़ों पे, एक तो ये क्लाइमेट चेंज, अर्बनाइजेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर में जो गैप्स हैं, जो बीडेविल कर रहे हैं इंडिया की लार्ज सिटीज़ को। बीडेविल यानी कि ट्रबल करना, ठीक है, कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट करना किसी के लिए। तो ये सब चीज़ें इंडिया की सिटीज़ के लिए ट्रबल्स, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं। तो बी डेविल परेशान करना, ट्रबल करना, ठीक है। तो डेविल से आप ये समझ सकते हो डेविल क्या होता है, इट्स जो कहें कि इविल स्पिरिट, ठीक है। तो बी डेविल यानी कि एक तरह से परेशान करना, ट्रबल करना। तो इंडिया इज़ नाउ राइट इन द मिडल ऑफ द मानसून एंड इट इज़ ओनली टू बी एक्सपेक्टेड। अब इंडिया, क्योंकि मानसून के जो सीज़न है उसके ठीक बीच में हम हैं, तो ये एक्सपेक्टेड है कि ऐसा होगा गिवन द टोपोग्राफी ऑफ द हिल स्टेट्स। कि जो टोपोग्राफी है हिल स्टेट्स की, टोपोग्राफी होता है जो लैंड है, ठीक है, वो किस टाइप के रॉक्स हैं, कितना एलिवेशन है, एलिवेशन यानी हाइट कितनी है। तो जिस टाइप के जो हिल स्टेट्स की लैंड है उसके हिसाब से ये एक्सपेक्टेड है कि क्या क्या होगा, कि जो एक्सटेंडेड रेंज हैं उनकी वजह से लैंडस्लिप्स, लैंडस्लाइड्स होंगे और ये सब चीज़ें होंगी, क्योंकि जिस टाइप का जो लैंड है हिल स्टेट्स में उनकी, उसकी वजह से जब तेज़ बारिश होती है तो लैंडस्लाइड्स होते हैं, लैंडस्लिप्स होते हैं, और ये पोज करते हैं एक्सट्रीम थ्रेट्स टू लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और इनकी वजह से जो रिस्क है लाइफ और प्रॉपर्टी पे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब यहाँ पर पोज का क्या मतलब है, एक तो आप जो फ़ोटो खिंचवाते हो तो आप पोज करते हो, ठीक है, लेकिन ये वो पोज नहीं है। यहाँ पर आप खुद देखो कि इट विल कॉज, ठीक है, विल के बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब है, एंड पोज, तो ये भी फर्स्ट फॉर्म वर्ब है, ठीक है, और ये दोनों जो है वो यहाँ एंड आया है, तो ये दोनों पैरेलल होनी चाहिए। यहाँ पर भी बेस फॉर्म वर्ब है, यहाँ पर भी बेस फॉर्म वर्ब है। तो ये सब चीज़ें क्या करती है, जो रेन्स हैं दे विल पोज एक्सट्रीम थ्रेट्स, यानी कि वो जो एक्सट्रीम थ्रेट्स हैं वो कॉज करेंगी, ठीक है। तो ये रेनफॉल की वजह से ये एक्सट्रीम थ्रेट्स होती हैं। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा एंड दिल्ली आर अमंग द स्टेट्स दैट हैव रिपोर्टेड रिकॉर्ड रेनफॉल एंड एटलीस्ट 60 डेथ्स हैव बीन कंफर्म्ड, दो द एक्चुअल टोल में बी हायर। तो ये सब स्टेट्स जो हैं जहाँ पर रिकॉर्ड रेनफॉल हुई है एंड एटलीस्ट 60 डेथ्स हुई हैं, और जो एक्चुअल टोल है वो हायर हो सकता है। जब कोई ट्रेजेडी होती है, जैसे कि कोई एक्सीडेंट होता है या फिर कोई नेचुरल डिज़ास्टर होता है, तो वहाँ पर हम टोल वर्ड यूज़ कर सकते हैं डेथ की जगह। तो जो नंबर ऑफ डेथ्स है, जो एक्चुअल नंबर ऑफ डेथ्स है, इट मे बी हायर। हाउएवर इट इज़ द इनंडेशन ऑफ दिल्ली, a city that is not usually associated with rains, that has brought to national focus the disasters that lied in store। यानी अब इनंडेशन, ठीक है, इसको आप मार्क कर लो, इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हर जगह जो है डिस्कशन हो रहा है फ्लड्स का, और इनंडेशन वर्ड बार बार आएगा। तो ये ऐसा होता है कि जो ट्रेंडिंग वर्ड्स होते हैं कई बार वो एग्ज़ाम में आ जाते हैं, और ये इनंडेशन एक कॉमन वर्ड है और ट्रेंड कर रहा है, तो आपको इसका मीनिंग पता होना ही चाहिए। अच्छा, इनंडेशन की जगह और क्या हो सकता है, इसकी जगह हम फ्लडिंग भी कह सकते हैं, ठीक है, फ्लडिंग भी कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं हम, डिल्यूश भी कह सकते हैं, ठीक है, ये सब चीज़ें। तो ये इनका मीनिंग सिमिलर ही होगा कि वहाँ पर बाढ़ आ गई है, तो वहाँ पे इनंडेशन, पानी भर गया है, बाढ़ आ गई है, फ्लडिंग या फिर डिल्यूश, ठीक है। तो ये सब हम वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, तो ये इनका आपको पता होना चाहिए। तो जो दिल्ली में जो फ्लड आ गया है, और जो दिल्ली है वो एक ऐसा सिटी है जहाँ पर हम इतनी रेनफॉल नहीं होती, और वहाँ पर फ्लडिंग हो गई है, तो इससे फोकस आया है, ब्रॉट टू नेशनल फोकस, पूरा कंट्री का फोकस आया है कि जो डिज़ास्टर है जो आने वाले हैं, आ सकते हैं, लाई इन स्टोर। व्हेन समथिंग लाइज इन स्टोर दैट मीन्स कि उसके होने के चांसेस हैं फ्यूचर में, ठीक है, आगे हो सकती हैं वो चीज़ें। तो डिज़ास्टर्स दैट लाई इन स्टोर यानी ऐसे डिज़ास्टर्स जो कि आगे फ्यूचर में आ सकते हैं। In the terminology of the India Meteorological Department, Delhi received excess and large excess rain on 5 out of 8 days from July 3 to 10. On July 9, it recorded 221.4 mm of rain, more than the 209.7 mm that is the average for all of July. तो एक ही दिन में इतनी रेनफॉल हो गई जो कि पूरे मंथ का एवरेज है,
तो ये यहाँ पर मेंशन किया है। और अगर हम टर्मिनोलॉजी यानी जिस तरीके से जो मौसम विभाग है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, तो वो जिस तरीके से कैटेगराइज करते हैं उसके अकॉर्डिंग एक्सेस ज़्यादा और लार्ज एक्सेस बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुई थी, ठीक है। वाइल दिस कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फ्लडिंग, वाइल, तो यहाँ पर अब यहाँ देखो वाइल से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे कंट्रास्ट आएगा कि यहाँ फ्लडिंग जो है वो इतनी ज़्यादा रेनफॉल हुई उसकी वजह से हुई। रेनफॉल इन द लास्ट फ्यू डेज हैज़ ड्रामेटिकली रिड्यूस्ड, ऑल्दो इतनी ज़्यादा रेनफॉल की वजह से फ्लडिंग हुई थी, लेकिन अब जो है वो रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम हो गई ड्रामेटिकली, यानी कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा डिग्री से कम हो गई है, ओके। And yet, large parts of the city, which include iconic landmarks such as the Red Fort and the Supreme Court, continue to be flooded. और भले ही रेनफॉल कम हो गई है बहुत पिछले कुछ दिनों में, फिर भी जो सिटी के काफ़ी सारे पार्ट्स हैं, इंक्लूडिंग आइकॉनिक लैंडमार्क्स, आइकॉनिक यानी बहुत ज़्यादा जो पॉपुलर है, जो लोग बहुत ज़्यादा जिन्हें पहचानते हैं, और लैंडमार्क्स होते हैं ऐसी चीज़ें जो आसानी से आप जो किसी जगह की पहचान होती हैं, जैसे दिल्ली के लैंडमार्क्स जैसे कि रेड फोर्ट है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट है, तो ऐसी पॉपुलर स्पॉट्स जो आप दूर से आइडेंटिफाई कर सकते हो और जो वहाँ की पहचान बनते हैं, तो ये सब भी फ्लडेड हैं, continue to be flooded. Delhi's officials have attributed this to the flooding of the Yamuna in upstream states. तो जो दिल्ली के जो ऑफिशियल्स हैं उन्होंने क्या कहा, ऐसा क्यों है कि रेनफॉल कम हो गई फिर भी जो दिल्ली के लैंडमार्क्स हैं वो अभी भी वहाँ पर पानी भरा हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ये हुआ है क्योंकि जो अपस्ट्रीम स्टेट्स हैं, यानी जो यमुना फ्लो होके आती है, हरियाणा से फ्लो होके आती है दिल्ली में, ठीक है, हिमाचल उत्तराखंड, देन हरियाणा एंड देन दिल्ली। तो यहाँ पर जो है जो अपस्ट्रीम स्टेट्स हैं, यानी हरियाणा या उससे पहले जहाँ पर भी बारिश ज़्यादा हुई है उसकी वजह से यमुना में वाटर ज़्यादा और इसीलिए फ्लडिंग हो रही है, तो उन्होंने ये रीज़न दिया है। अब एक वर्ड पे आपको ध्यान देना है, एट्रीब्यूट, ठीक है। एट्रीब्यूट का क्या मतलब होता है, ये होता है किसी का कोई फीचर। आप कोई गैजेट खरीदने चाहते हैं, उसके एट्रीब्यूट्स डिफरेंट क्या क्या उसके फीचर्स हैं, आप वो पता करते हैं, ठीक है, वो तो हो जाएगा एक नाउन। लेकिन अगर आप इसको एक वर्ब की तरह यूज़ करते हो तो आप बताते हो कि ये इसकी वजह से हो रहा है, ठीक है, आप कोई रीज़न देते हो। तो जब ऑफिशियल्स कह रहे हैं कि ये जो फ्लडिंग हुई है, दे हैव एट्रीब्यूटेड दिस टू द फ्लडिंग ऑफ यमुना इन अपस्ट्रीम, तो उन्होंने रीज़न दिया है कि यहाँ पे दिल्ली में फ्लडिंग क्यों हुई है, क्योंकि जो अपस्ट्रीम एरियाज़ हैं, जो यमुना में जो पहले के जो एरियाज़ हैं दिल्ली से, जो जहाँ पे यमुना पहले बहती है, तो वहाँ पर फ्लडिंग हुई है, इसीलिए यहाँ पर दिल्ली में भी फ्लडिंग हो रही है। तो एट्रीब्यूट करना यानी कि रीज़न देना, ठीक है, तो दो तरीके से यूज़ हो सकता है और ये आपको पता होने चाहिए, क्योंकि जो कंटेक्स्ट, जो करेक्ट यूजेज ऑफ द वर्ड टाइप क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि आपको एक वर्ड दिया होगा और 3 सेंटेंसेस दिए होंगे, पूछा जाएगा कौन से सेंटेंसेस में करेक्टली यूज़ हुआ है। अब अगर आपको नहीं पता कि एट्रीब्यूट एक फ़ीचर की तरह भी यूज़ करते हैं, जब एक नाउन की तरह भी यूज़ करते हैं, ठीक है, जब जहाँ पे उसका मतलब होता है फ़ीचर, और हम उसको यूज़ भी कर सकते हैं एक वर्ब की तरह जहाँ पे मतलब होता है एक रीज़न देना, ठीक है, तभी आप उसको करेक्टली अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो वोकैबुलरी का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आप एक मीनिंग आपने देख लिया और हो जाएगा काम, नहीं, आपको ये इन सब चीज़ों पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि हर वर्ड आपको याद करना है इंग्लिश लैंग्वेज का, जो वर्ड बार बार आते हैं न्यूज़पेपर्स में, ठीक है, जो आर्टिकल्स में बार बार आते हैं उन पे फोकस करना है, ठीक है, और वो हम डिस्कस करते हैं। तो पर्टिकुलरली एट यमुना नगर इन हरियाणा, तो जो बाढ़ आई है वो यमुना नगर में आई है हरियाणा में, with the barrages in Delhi unable to effectively regulate and redirect the river's flow। उसके अलावा जो दिल्ली में बैराजेस थे, बैराज होते हैं एक टाइप के स्मॉल डैम की तरह आप समझ सकते हो, जो कि पानी के फ्लो को कंट्रोल करते हैं, कितना पानी आगे जाएगा। तो जो दिल्ली में बैराजेस थे वो रेगुलेट नहीं कर पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए जो पानी है उसको, और रिवर के जो फ्लो को रीडायरेक्ट दूसरी कितना फ्लो करना है, किस तरफ पानी जाना चाहिए, वो सब कंट्रोल नहीं कर पाए। दिस हाउएवर elides the role of Delhi's infrastructural development that through the years has given short shrift to in restricting construction on the Yamuna's floodplains, failed to prioritize the desilting of drains ahead of the monsoon, and scrimped on steps to avoid the large-scale concretization of the city। अब ये तो रीजंस है कि अपस्ट्रीम एरियाज़ में बाढ़ आ गई और जो बैराजेस थे वो कंट्रोल नहीं कर पाए पानी को, लेकिन
लेकिन दिस हावेवर कंट्रास्ट, तो अब यहाँ पर क्या कंट्रास्ट है कि ये एलाइड मीन्स टू इग्नोर, तो ये चीज़ इग्नोर करती है। क्या इग्नोर कर दी? अगर हम सिर्फ इन रीज़न पे फोकस करें तो हम एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न को हम भूल जाएंगे, इग्नोर कर देंगे, और वो रीज़न है कि दिल्ली में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इट हैज़ गिवन शॉर्ट श्रिफ्ट टू रिस्ट्रिक्टिंग कंस्ट्रक्शन, यानी कि उसको उन्होंने कंस्ट्रक्शन को लिमिट नहीं किया। शॉर्ट श्रिफ्ट का मतलब भी यही होगा, इग्नोर करना, ठीक है, ध्यान ना देना। तो इट हैज़ गिवन शॉर्ट श्रिफ्ट टू रिस्ट्रिक्टिंग कंस्ट्रक्शन ऑन यमुना फ्लड प्लेन्स, यमुना के किनारे पर जो कंस्ट्रक्शन है उसको कंट्रोल करने पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। गिवन अ शॉर्ट श्रिफ्ट यानी कि नॉट पेड अटेंशन। ओके, तो ऑन द यमुना's फ्लड प्लेन्स फेल्ड टू प्रायोरिटाइज। अब उसके अलावा और क्या चीज़ें हैं कि यमुना को डीसिल्ट नहीं किया गया। जब नदी बहती है तो नीचे रेत और सॉइल वो सब चीज़ें कलेक्ट हो जाते हैं, जिसकी वजह से रिवर का जो रिवर बेड है वो ऊपर उठ जाता है। तो डीसिल्ट करना ज़रूरी होता है ताकि जब बाढ़ आती है या पानी ज़्यादा रेनफॉल हो जाती है तो पानी आसानी से बह सके। तो यहाँ पर जो बड़े ड्रेन्स हैं दिल्ली में उनकी डीसिल्टिंग नहीं हुई मानसून से पहले। एंड स्क्रिम्प्ड ऑन स्टेप्स टू अवॉइड द लार्ज स्केल कॉन्क्रीटाइजेशन ऑफ द सिटी। स्क्रिम्प होना, अब व्हेन यू स्क्रिम्प ऑन समथिंग मतलब आप उस पर खर्चा करने से बचते हो, ठीक है। तो यहाँ पर कहा गया कि जो गवर्नमेंट है या कहें कि दिल्ली जो सिटी है उसने जो खर्च नहीं किया, इट्स स्क्रिम्प्ड ऑन स्टेप्स टू अवॉइड, यानी कि उसने जो स्टेप्स नहीं लिए लार्ज स्केल कॉन्क्रीटाइजेशन, यानी कि बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स जो हैं वो उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की, ठीक है। Though there is the case that even upstream of Delhi, riverbed mining has meant that huge amounts of silt from Haryana block the natural flow of the river. एक और भी रीज़न है कि एक और कारण है कि दिल्ली के जो अपस्ट्रीम रीजन्स हैं, अपस्ट्रीम स्टेट्स हैं, तो वहाँ पर रिवर में माइनिंग होती है सैंड की, जिसकी वजह से रिवर में बहुत ज़्यादा जो सिल्ट है यानी सैंड और दूसरे पार्टिकल्स, उनकी वजह से रिवर का नेचुरल फ्लो रुक जाता है, ठीक है। लेकिन उसकी वजह से ब्लेम गेम्स एंड पॉइंटिंग टू रिकॉर्ड ट्रेन्स आर अनहेल्पफुल। लेकिन भले ही ये रीजंस हैं, लेकिन अगर सिर्फ ब्लेम गेम खेले जाएं, एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए जाएं, या फिर पॉइंटिंग टू रिकॉर्ड ट्रेन्स कि सिर्फ ये कहा जाए कि बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, तो ये चीज़ें अनहेल्पफुल है क्योंकि इन चीज़ों पर भी ध्यान नहीं दिया गया है। ओके, The increased probability of spells of extreme rain given warming trends in the Arctic as well as the Arabian Sea means that there will be several more instances of flooding in the future. अगर हम देखें कि आर्कटिक सी के जैसे आर्कटिक और अरेबियन सी में जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो प्रोबेबिलिटी है, चांसेस हैं कि बहुत ज़्यादा बारिश होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है, इंक्रीज़ हो गई है। स्पेल होता है, एक तो होता है कि जादू कर देना, स्पेल, ठीक है, स्पेल बाउंड कर देना यानी कि किसी के ऊपर एक तरह से मैजिक कर देना, लेकिन यहाँ पर स्पेल का दूसरा मीनिंग है। तो एक और वर्ड हमें मिला जिसके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। स्पेल ऑफ एक्सट्रीम रेन यानी कि एक पीरियड ऑफ एक्टिविटी, कौन सी एक्टिविटी? बारिश की। तो अ स्पेल ऑफ रेन मतलब कि एक ऐसा पीरियड, ऐसा टाइम पीरियड जिसमें बारिश हो रही है। अगर आप क्रिकेट फॉलो करते हो तो आपने देखा होगा कि स्पेल की इस स्पेल में ऐसी परफॉर्मेंस है, तो वहाँ पर स्पेल का मतलब होता है वो जो नंबर ऑफ बॉल्स जो है वो डाली जाएंगी, एक जैसे ओवर की बात हो रही है तो दिस स्पेल। ओके, तो यहाँ स्पेल किसी भी एक्टिविटी का एक टाइम पीरियड होता है। तो यहाँ पर बारिश की बात हो रही है तो बारिश का टाइम पीरियड है, ठीक है। तो और क्योंकि एक्सट्रीम रेन के चांसेस बढ़ रहे हैं तो फिर फ्यूचर में फ्लडिंग होने के इंस्टेंसेस, ये वर्ड हम पहले भी कवर कर चुके हैं, ऐसे होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, ठीक है। वाइल अर्बन फ्लडिंग इज़ फार मोर फ्रीक्वेंट इन बेंगलुरु, चेन्नई एंड मुंबई, दिल्ली शुड नो लॉन्गर कंसिडर इटसेल्फ इम्यून। हालांकि जो अर्बन फ्लड्स हैं वो ज़्यादा होती हैं, फ्रीक्वेंट बार बार होती हैं, जल्दी जल्दी होती हैं बेंगलुरु, चेन्नई एंड मुंबई में। अब दिल्ली जो है वो अपने आप को इम्यून नहीं मान सकती, यानी कि ये नहीं मान सकती कि हम तो प्रोटेक्टेड है, दिल्ली में तो फ्लडिंग नहीं होगी, अर्बन फ्लडिंग, तो ये नहीं माना जा सकता। गिवन दैट इट्स पॉपुलेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स आर ओनली गोइंग टू एक्सपैंड। क्यों नहीं माना जा सकता? क्योंकि अगर अभी फ्लडिंग हुई है
आगे तो जाके पॉपुलेशन भी एक्सपैंड होगी और इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स भी एक्सपैंड होगी, ज़्यादा कंस्ट्रक्शन होगी, तो उसकी वजह से रिस्क भी बढ़ जाएंगे। मच लाइक द नेशनल कैपिटल टेरिटरी इवॉल्व्ड अ जॉइंट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी टू टैकल एयर पोल्यूशन, जैसे कि जो नेशनल कैपिटल टेरिटरी यानी कि दिल्ली की ही बात हो रही है, दिल्ली के अराउंड जो सराउंडिंग रीजन्स हैं एनसीआर, उनकी बात हो रही है, तो वहाँ इवॉल्व जॉइंट मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी, मिल के एक स्ट्रैटेजी बनाई गई थी एयर पोल्यूशन को टैकल करने के लिए, एयर पोल्यूशन से फाइट करने के लिए, ठीक है। ऑन रियलाइजिंग दैट क्लीन एयर इज इंटरडिपेंडेंट ऑन एक्शन बाय ऑल सिटीज़, कि सिर्फ एक सिटीज़ के एक्शन लेने से कुछ नहीं होगा, सब काफ़ी एक बड़े रीजन में मिल के स्टेप लेने पड़ेंगे। तो उसी तरह दी स्टेट्स मस्ट सेट असाइड देयर डिफरेंसेस, इसी तरह जो सराउंडिंग स्टेट्स हैं सबको मिलके अपने डिफरेंसेस को एक साइड पे रख देना चाहिए, यानी जो आर्ग्यूमेंट वाले जो पॉइंट्स हैं उनको भुला देना चाहिए, एंड इवॉल्व यानी कि क्रिएट, ठीक है, तो डेवलप भी कह सकते हैं हम, तो एंड डेवलप जॉइंट स्ट्रैटेजी ऑन काउंटरिंग फ्यूचर फ्लड्स, कि ऐसी स्ट्रैटेजी बनाई जाए ताकि फ्यूचर में अगर फ्लड्स आए तो उसे काउंटर किया जा सके, फाइट किया जा सके, उसका इफ़ेक्ट को कम किया जा सके। ओके, तो ये था हमारा एडिटोरियल विच वाज फ्लड फ्यूड, और हमने देखा एक तो पहले बैकग्राउंड दिया था, फिर उसके बाद कि कैसे रिस्क जो है वो, इसकी वजह से रिस्क जो है वो चांसेस जो है आगे ज़्यादा हैं फ्लडिंग के, फिर उसके बाद बताया गया कि क्या रीजंस थे फ्लडिंग के और जो सिचुएशन है वो, और फिर फैक्टर्स या रीजंस दिए गए कि जिनकी वजह से ये फ्लडिंग हुई, और एक तो जो क्लेम किए जाते हैं रीजंस, दूसरा जो रीजंस जिनके ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है, ठीक है, तो ये सब था। और उसके बाद फिर वे फॉरवर्ड है, कि वे फॉरवर्ड क्या है कि क्योंकि फ्यूचर में इसके रेनफॉल होने के चांसेस ज़्यादा है, तो हम ये नहीं कह सकते कि दिल्ली में फ्लड नहीं आएगा, और क्योंकि जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ ही होने वाली है, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड्स है वो भी बढ़ जाएंगी। तो इसलिए जैसे पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए एक प्लान बनाया गया था डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स ने मिलके, क्योंकि पॉल्यूशन सिर्फ एक जगह पर ही लिमिटेड नहीं है, एक रीजन का पूरा प्रॉब्लम है, उसी तरह एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए ताकि सब स्टेट्स मिलके आने वाले जो चैलेंजेस हैं फ्लडिंग से के उसको टैकल कर सकें। तो ये वे फॉरवर्ड है। तो जब भी आप लिखते हैं एडिटोरियल जो आर्टिकल लिखते हैं या ऐसे लिखते हैं, तो उसमें हमेशा वे फॉरवर्ड भी होना चाहिए एंड में, ठीक है। तो ये वे फॉरवर्ड है। ये जो हमारे इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस थे इस एडिटोरियल से। ओके, चलो नेक्स्ट है सेफ़र ड्रग्स, ठीक है। अब कौन से ड्रग्स की बात हो रही है, यहाँ पर बात हो रही है दवाइयों की, ठीक है। तो ड्रग्स दवाइयों के लिए भी हम यूज़ करते हैं, यहाँ पर उन ड्रग्स की बात नहीं हो रही जिसको हम कहते हैं से नो टू ड्रग्स। ओके, तो अब इसके बारे में हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया था कि कुछ कंपनी के जो ड्रग्स थे या मेडिसिन्स थी वो सब स्टैंडर्ड पाई गई थी। ओके, तो उसी से रिलेटेड है ये, इसको आप एक बार रीड करो फिर हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट ठीक है, तो ये तो हमारा वर्ड्स एंड फ्रेजेस आ गए, ठीक है। चलो, तो दो ही इसमें पेजेस थे। ओके, तो सेफ़र ड्रग्स, तो हेडलाइन से आइडिया मिल रहा है कि ये बात कर रहे हैं कि हमें ज़रूरी है ये इंश्योर करना कि आगे फ्यूचर में जो हमारे मेडिसिन्स हैं वो ज़्यादा सेफ़ हों। ओके, चलो, तो अप फॉर कंसिडरेशन इन पार्लियामेंट्स मॉनसून सेशन इज़ अ लॉ प्रॉमिसिंग सेफ़र ड्रग्स। तो पार्लियामेंट में कंसिडरेशन यानी कि उसके ऊपर बातचीत चल रही है, उसके ऊपर डिस्कशंस हो रहे हैं पार्लियामेंट के जो मॉनसून सेशन में, अप फॉर कंसिडरेशन यानी कि उसके ऊपर डिस्कशन होंगे। इज़ अ लॉ, एक ऐसा लॉ है जो कि क्या प्रॉमिस करता है कि जो ड्रग्स हैं, जो मेडिसिन हैं, उन्हें सेफ़र बनाया जाएगा। Considering the alarming regularity with which spurious pills and potions made by Indian firms are harming unsuspecting patients, not only at home but also abroad, the Drugs, Medical Devices and Cosmetics Bill 2023 must be vigorously brainstormed by the lawmakers to plug the gaps in the pharmaceutical ecosystem. Considering यानी अगर हम इस बात पर ध्यान दें कि जिस
चिंताजनक तरीके से, अलार्मिंग चिंताजनक तरीके से, ठीक है, हमने ऑलरेडी कवर कर किया हुआ है पहले, तो इसलिए हाईलाइट नहीं किया। रेगुलरिटी क्या होता है, एक बार बार कोई इवेंट होती है तो हम कहेंगे कि वो रेगुलर है। तो जिस रेगुलरिटी के साथ ये इंसिडेंट्स हो रहे हैं, जिसमें स्प्यूरियस यानी कि नकली दवाइयाँ, स्प्यूरियस पिल्स एंड पोशंस, पोशन होता है किसी पर्सन के ट्रीटमेंट के लिए, जनरली लिक्विड होता है पोशन, ठीक है, तो पोशंस आर लिक्विड्स, तो एक ऐसा लिक्विड जो किसी को हील करे, ओके। तो स्प्यूरियस यानी नकली दवाइयाँ और पोशंस, उनकी बात हो रही है। तो ये बार बार ऐसा हुआ है कि इंडियन कंपनी के द्वारा बनाई गई ऐसी दवाइयाँ, नकली दवाइयाँ, उनसे पेशेंट्स ना सिर्फ इंडिया में बल्कि बाहर की कंट्रीज़ में भी अफेक्ट हुए हैं, ठीक है। हार्मिंग अनसस्पेक्टिंग पेशेंट्स। सस्पेक्ट करना क्या होता है, किसी पे शक करना, ओके। अनसस्पेक्टिंग, अब अनसस्पेक्टिंग यहाँ पर एडजेक्टिव है। कैसे पेशेंट्स थे अनसस्पेक्टिंग, यानी उन्हें इस खतरे का आभास ही नहीं था, ठीक है, उन्हें इस चीज़ का पता ही नहीं था कि अनसस्पेक्टिंग, ओके। तो ऐसे एक पर्सन के लिए हम यूज़ करेंगे अनसस्पेक्टिंग, जिसको किसी आने वाले खतरे का कोई आभास ही ना हो। तो उन पेशेंट्स, जब ये इंसिडेंट्स बार बार होने लगे, तो फिर ये जो बिल है, ड्रग्स, मेडिकल डिवाइसेस एंड कॉस्मेटिक्स बिल 2023, इसे इट मस्ट बी, यानी कि ये फोर्स के साथ कहा जा रहा है, इट मस्ट बी विगरसली ब्रेनस्टॉर्म करना, यानी किसी चीज़ के ऊपर डिस्कशन करना ताकि हम उसका सॉल्यूशन निकाल सकें, ठीक है। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होते हैं डिफरेंट, जब आप जैसे वर्क करते हैं तो कंपनीज़ में ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं, तो वहाँ पर सब अपने आइडियाज़ देते हैं और फिर मिलके एक सॉल्यूशन पे पहुँचते हैं। तो यानी यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो लॉ मेकर्स हैं उन्हें ब्रेनस्टॉर्म करना चाहिए, मिलके डिस्कस करना चाहिए, सॉल्यूशन निकालना चाहिए। अच्छा, विगरसली ब्रेनस्टॉर्म करना यानी कि एक्टिवली, बहुत जो है एक्टिवली, बहुत इन्वॉल्व होके करना चाहिए ये चीज़, ठीक है, स्ट्रांगली। तो उन्हें ये चीज़ें ब्रेनस्टॉर्म करनी चाहिए। क्यों? उससे क्या होगा? टू प्लग द गैप्स, यानी जो भी हमारे लॉ के अंदर जो भी कमियां हैं उन्हें ख़त्म करने के लिए, ठीक है, प्लग द गैप इन दी फार्मास्यूटिकल इकोसिस्टम। जो भी हमारे फार्मास्यूटिकल यानी जो दवाइयाँ बनाने वाली कंपनीज होती हैं, तो उनमें उनको कंट्रोल करने में, उनको रेगुलेट करने में जो भी कमियां हैं हमारे सिस्टम में, उनको दूर किया जा सके, ठीक है। द बिल सीक्स टू रिपील द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट। अच्छा, रिपील, किसी एक्ट को रिपील करना, लॉ को रिपील करना मतलब उसे कैंसिल कर देना, यानी उसे ख़त्म कर देना। तो इसका एंटोनिम क्या होगा? अगर आप किसी चीज़ को रिपील करते हो, ठीक है, रिपील होता है किसी लीगल डॉक्यूमेंट को या किसी लॉ को ख़त्म कर देना, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका एंटोनिम क्या होगा? एनैक्ट, ठीक है। एनैक्ट मतलब जब आप किसी लॉ को बनाते हो, कानून को बनाना एनैक्ट होता है और कानून को ख़त्म करना रिपील होता है। और ये बहुत कॉमन है, ये अक्सर आते रहते हैं न्यूज़पेपर्स में, तो इसका हमें पता होना चाहिए, ठीक है। तो रिपील द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट ऑफ 1940। तो ये जो बिल है, यानी ये जो बिल जिसके ऊपर डिस्कशन हो रही है, जब पास हो जाता है पार्लियामेंट में तब वो एक्ट बनता है, लेकिन उससे पहले वो बिल है। तो इसलिए ये जो बिल, इसकी जो बात हो रही है, ठीक है, वो क्या करना चाहता है? वो जो ये ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट है 1940 का, उसको ख़त्म करना चाहता है, रिपील करना चाहता है, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरिंग हाई रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स। और वो चाहते हैं कि इसकी जगह पे हम ये चीज़ इंश्योर करें, यानी कि ये चीज़ पक्का करें कि हाई रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स हों दवाइयों के बनाने में, उनकी सेल्स में, उनके इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में। तो हाई रेगुलेटरी स्टैंडर्ड यानी स्टैंडर्ड्स बहुत ज़्यादा अच्छे सेट किए जाएं, ताकि जो क्वालिटी है दवाइयों की, उसके अलावा मैन्युफैक्चर, सेल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ये सब चीज़ें जो है वो अच्छे से हों। एट द सेम टाइम पार्लियामेंट नीड्स टू बी माइंडफुल ऑफ द रेपरकशंस दैट द न्यू बिल वुड हैव। अब यहाँ पे एक तो यहाँ पर कहा गया कि ये ऑब्जेक्टिव है, ये एम है इस बिल का, लेकिन उसी के साथ साथ एक वर्ड ऑफ कॉशन, यानी कि एक जो है कहीं की थोड़ी सी चेतावनी भी कहें कि इसी के साथ साथ जो पार्लियामेंट है उसे इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए, माइंडफुल यानी कि अवेयर, ठीक है, इस चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए कि क्या रिपरकशंस हो सकते हैं। रिपरकशंस
हम डिस्कस कर चुके हैं, यानी कि क्या नतीजे, क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं अगर ये जो बिल है वो पास किया जाता है, किस पे इफ़ेक्ट होंगे, रिपरकशंस दैट द न्यू बिल वुड हैव फॉर द फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, कि इसका फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे क्या असर पड़ेगा, इस बात पे भी हमें ध्यान देने की ज़रूरत है एट द स्टेट लेवल, एज इट इज़ लाइकली टू टेक अवे पावर्स ऑफ स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स टू लाइसेंस ड्रग्स। तो ये अगर ये बिल पास होता है तो हर स्टेट में अपने स्टेट ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है, स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स होते हैं जो कंट्रोल करते हैं कि कौन सी दवाइयाँ मैन्युफैक्चर होंगी, क्या प्रोटोकॉल्स या क्या स्टेप्स फॉलो किए जाएंगे ये इंश्योर करने के लिए कि जो दवाइयाँ हैं वो सेफ़ हैं। तो हर स्टेट में अलग कंट्रोलर्स होते हैं जो उस स्टेट में बनने वाली दवाइयों को कंट्रोल करते हैं। तो अगर ये बिल पास होता है तो उनसे वो पावर ले ली जाएगी, ठीक है। तो स्टेट जो ड्रग कंट्रोलर्स हैं उनसे ये पावर ले ली जाएगी। तो उसका क्या असर पड़ेगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पे, इस बात पे हमें पार्लियामेंट को ध्यान देने की ज़रूरत है। Pertinently, the attempts to empower the Central Drug Standard Control Organization twice earlier came to a naught. तो अब क्या हुआ? Pertinently मतलब pertinent होता है relevant, pertinent यानी कि relevant, ठीक है, ये तो होता है एक एडजेक्टिव। Pertinently मतलब जो इम्पॉर्टेंट तरीके से हो, ठीक है। Pertinent यानी relevant या important, और पर्टिनेंटली यानी कि इम्पॉर्टेंटली जो पहले प्रयास किए गए थे, अटेम्प्ट की गई थी कि हम जो ये सेंट्रल ड्रग्स कंट्रोल स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है इसको पावर दे दी जाए। पहले स्टेट ड्रग कंट्रोलर्स की जगह जो सेंट्रल ड्रग कंट्रोलर है, यानी जो इंडिया के लेवल पे जो ड्रग मैन्युफैक्चर को कंट्रोल करता है, उसे ये पावर्स दे दी जाए। ऐसा 2 बार पहले हो चुका है और वो केम टू अ नॉट, यानी कि वो फेल हो गई थी, ठीक है। नॉट क्या होता है? 0, तो यानी वो फेल हो गई थी, ओके। तो एज द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स अमेंडमेंट बिल्स ऑफ 2007 एंड 2013 वन इवेंचुअली विड्रॉन बाय पार्लियामेंट। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि इन 2 साल में ये कोशिश की गई थी कि सेंट्रल जो ड्रग रेगुलेटर है उससे पावर दे दी जाए ये वाली स्टेट ड्रग रेगुलेटर्स से, लेकिन 2 बार ये नहीं हो पाए क्योंकि पार्लियामेंट ने वो जो बिल थे वो वापस ले लिए थे, विड्रॉ कर लिए थे। In 2021, when the new bill was in the making, Punjab's pharma industry, for example, had objected to the proposed centralization of licensing and other regulatory procedures. अब 2021 में जब ये इस नई बिल की जब इस पे काम चल रहा था, जिस बिल की हम बात कर रहे हैं अभी, तो पंजाब की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है उन्होंने इस बात पे ऑब्जेक्शन किया था। ऑब्जेक्ट करना यानी कि इस पे सवाल खड़ा करना, ठीक है, अपने जो अपना जो विरोध है वो जताना। उन्होंने कहा था कि जो ये प्रपोज्ड, ठीक है, जो लोग हम एडिटोरियल इनसाइट्स फॉलो कर रहे हैं उन्हें आइडिया होगा यहाँ पर प्रपोज्ड का मतलब प्लान्ड, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये वो प्रपोजल नहीं है जिसके बारे में आप सोच रहे हो, ओके। वो स्पेलिंग भी सेम है, ठीक है, वर्ड भी सेम है, बट जैसे मैंने कहा डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्रपोज्ड मतलब कि जो प्लान्ड जो सेंट्रलाइजेशन है लाइसेंसिंग का, उसके अगेंस्ट उन्होंने जो पंजाब की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री उन्होंने अपने पॉइंट्स दिए थे, रखे थे। अब ये सेंट्रलाइजेशन से आप क्या समझोगे? देखो, सेंट्रलाइजेशन होता है यानी कि पावर जो है वो एक डिपार्टमेंट या एक एंटिटी के पास हो, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन मतलब वो पावर बहुत सारे लोगों के पास है। अब हर स्टेट अपने जो उसमें दवाइयाँ बनती हैं उनके स्टैंडर्ड्स को कंट्रोल करता है। अगर सिर्फ एक ही ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करे पूरे कंट्री के अंदर तो हम कहेंगे कि ये सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। तो यही तो बात हो रही थी पीछे कि स्टेट जो ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ से ये पावर लेके एक सेंट्रल जो ये सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है उसे दे दी जाए। तो इसी के वर्ड यूज़ किया गया सेंट्रलाइजेशन, कि जो लाइसेंसिंग का जो सेंट्रलाइजेशन है इसके विरोध में उन्होंने अपने बात रखी थी। Fearing a bleak future, representatives of the 200 odd small pharmaceutical units in the state felt they lacked the financial muscle to approach central agencies or upgrade infrastructure in line with the changed rules. तो उनको इस बात का डर था, fearing a bleak future, कि जो आने वाला जो समय है वो bleak है, यानी कि ये कह सकते हैं डार्क,
ठीक है, डल भी कह सकते हैं, या फिर जब आप कहते हो ना कि आने वाला फ्यूचर ब्लीक है, यानी कि उसमें कोई उम्मीद नहीं है किसी चीज़ की अच्छा होने की, तो उन्हें लग रहा था कि अगर ये सेंट्रलाइजेशन हो जाएगा तो ये जो स्मॉल जो मैन्युफैक्चरर्स हैं दवाइयों के, उनको लगेगा कि उनका फ्यूचर तो अब अच्छा नहीं है आगे। तो उनकी जो उन कंपनीज़ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, जो पंजाब की कंपनीज़ थे, उन्हें ये लगा कि उनके पास फाइनेंशियल मसल नहीं है। फाइनेंशियल मसल यानी कि फाइनेंशियल पावर, या कहीं कि इतना पैसा नहीं है कि वो सेंट्रल एजेंसीज़ के पास जाएं, अप्रोच करना यानी उनके पास जाना और अपना या फिर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको अपग्रेड कर लें इन लाइन विद द चेंज रूल्स। इन लाइन विद मतलब नए रूल्स के हिसाब से अपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर है कंपनी में कि किस तरीके से दवाइयाँ बनेंगी, क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, ठीक है, क्या सेफ्टी मेजर्स लेने हैं, तो उसके हिसाब से वो उनके पास इतना पैसा नहीं कि वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अपडेट कर सकें। दे वर एक्लिप्स्ड बाय देयर हिमाचल प्रदेश काउंटर पार्ट्स। जो ये पंजाब की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री थी वो एक्लिप्स हो गए। अब एक्लिप्स तो ग्रहण होता है ना, ठीक है, सोलर एक्लिप्स सुना है, लूनर एक्लिप्स होता है, लेकिन ये कंपनी कैसे एक्लिप्स हो सकती है? तो एक्लिप्स का मतलब कि कोई किसी से ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर जाए, ठीक है। तो ये कंपनी ए है, ये कंपनी बी है, कंपनी ए ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया कंपनी बी से, ठीक है, तो हम कहेंगे इस कंपनी ने इस कंपनी को एक्लिप्स कर दिया, यानी कि उससे आगे निकल गई। ओके, तो जो हिमाचल प्रदेश की कंपनीज़ हैं उन्होंने जो पंजाब की कंपनीज़ थी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़, उन्हें एक्लिप्स कर दिया, यानी उन्हें पीछे छोड़ दिया, ठीक है। और काउंटर पार्ट्स हमने पहले भी कवर किया है कि सेम लेवल पे कोई पर्सन या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो हिमाचल प्रदेश काउंटर पार्ट्स मतलब अगर यहाँ पर पंजाब के फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री की बात हो रही है तो यहाँ पर काउंटर पार्ट मतलब कि जो हिमाचल प्रदेश में जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज थी उनकी बात हो रही है। तो हिमाचल प्रदेश की जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ थी उन्होंने पंजाब की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ को आउट परफॉर्म कर दिया, यानी उनसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। हु बेनिफिटेड, अब जो हिमाचल प्रदेश की कंपनीज थी उन्हें किस चीज़ से फ़ायदा हुआ? हु बेनिफिटेड फ्रॉम द टैक्स हॉलीडे दैट दे एंजॉयड फॉर 12 ईयर्स। 12 साल तक उन पे टैक्सेस नहीं लगाए गए, इसका उन्हें फ़ायदा हुआ, ठीक है। बिफोर द जीएसटी रजीम प्रोवाइडेड अ लेवल प्लेइंग फील्ड। और फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर जीएसटी लागू हुआ। रजीम क्या होता है? सिस्टम, ठीक है, हमने जीएसटी पे पूरा एडिटोरियल डिस्कस किया था। रजीम होता है सिस्टम। तो जीएसटी सिस्टम जब आया तो उसके बाद फिर एक लेवल प्लेइंग फील्ड मिल गई, यानी कि एक बराबर का जो है सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। पहले क्या हो रहा था कि जो हिमाचल प्रदेश की कंपनीज थी उन्हें टैक्स नहीं उन्हें वो पे कर रही थी। टैक्स हॉलीडे होता है जब गवर्नमेंट कंपनीज़ को कहते हैं कि आप हमारे स्टेट में आप मैन्युफैक्चरिंग कीजिए और इतने साल तक आपको टैक्सेस नहीं भरने पड़ेंगे या छूट मिल जाएगी, तो वो टैक्स हॉलीडे होता है। तो जब जीएसटी जो सिस्टम जो है अप्लाई हुआ, लागू हो गया, तो उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड हो गया, यानी कि सबको सेम ही टैक्सेस पे करने थे, फिर चाहे वो किसी भी स्टेट में हो कंपनीज, ठीक है। अ वे आउट इज़ नीडेड। अब इससे हमें एक रास्ता निकालना पड़ेगा। एज द प्रॉब्लम्स प्लेगिंग द स्मॉल यूनिट्स, अभी हमने प्लेगिंग पिछले एडिटोरियल में देखा, ट्रबलिंग, परेशान, जो ट्रबल कर रही हैं, प्रॉब्लम्स जो हैं जो ट्रबल कर रही हैं स्मॉल कंपनीज़ को, वुड इम्पैक्ट द जेनरिक ड्रग मार्केट। अगर स्मॉल कंपनीज़ पे असर पड़ेगा इन प्रॉब्लम्स की वजह से, तो उससे जेनरिक ड्रग मार्केट पे असर पड़ेगा। जेनरिक ड्रग्स होते हैं, एक तो होते हैं ब्रांडेड ड्रग्स जो जनरली कॉस्टली होते हैं, एक होते हैं जेनरिक ड्रग्स जो कि ब्रांडेड नहीं होते हैं और वो कम कॉस्ट पे मिलते हैं। तो कम कॉस्ट पे अगर मिलते हैं तो वो किसके लिए इम्पॉर्टेंट होंगे? वो इम्पॉर्टेंट होंगे जो कॉमन मैन है। तो अगर स्मॉल कंपनीज पे इम्पैक्ट पड़ता है तो उससे जो है जेनरिक ड्रग मार्केट पे असर पड़ेगा, जिससे कौन अफेक्ट होगा? जो कॉमन मैन है। अच्छा, केटर टू का मतलब क्या होता है? किसी को कुछ प्रोवाइड करना, ठीक है, किसी की कोई रिक्वायरमेंट को पूरा करना। तो जो कॉमन मैन की जो दवाई की रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करती हैं स्मॉल कंपनीज बाय प्रोवाइडिंग देम विद जेनरिक ड्रग्स। ओके, तो ये हमारा ट्रिब्यून का एडिटोरियल था और ये जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स एंड फ्रेजेस जो हमने डिस्कस किए, ठीक है, और कैसे आप इनको बेस्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, वो आप वोकैब वाली वीडियो भी आप बिल्कुल देखिए जाके, ताकि आप एक अपनी वोकैब को एक पुश दे सकें,
ठीक है, क्योंकि अभी हमारे पास इतना टाइम है कि हम वोकेबलरी को अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। एग्ज़ाम रेलेवेंट वोकेबलरी की बात कर रहे हैं, और जब तक एग्ज़ाम आएगा आप काफ़ी कॉन्फिडेंटली क्वेश्चंस को कर पाएंगे एग्ज़ाम में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।